तो आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बॉटल से बनी है जैकेट। तो चर्चाओं में प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट है। सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बॉटल से बनी है जैकेट। तो जैकेट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किया है तैयार। तो इस वक्त चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी की यह जैकेट है। सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बॉटल से बनी है ये जैकेट। जैकेट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। तो चर्चाओं में इस वक्त प्रधानमंत्री की जैकेट है जो सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बॉटल से बनाई गई है। और देखिए अब ये जो जैकेट है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। जैकेट को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। तो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो जैकेट पहनी हुई है वो प्लास्टिक की बोतल से बनाई हुई जैकेट है। 28 बोतलों से ये जैकेट बनी है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए इस वक्त जो चर्चा का विषय है वो प्रधानमंत्री की जैकेट बनी हुई है। किस तरह से ये प्लास्टिक की बोतलों से जैकेट बनाई गई है? अगर हम बात करें तो कल ही अगर हम बात करें तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो वो हल्के नीले रंग की जैकेट पहने हुए थे। और सबसे खास बात है इस जैकेट की कि ये जैकेट प्लास्टिक की बोतलों यानी पीईटी से बनी हुई है। और इन बोतलों को रिसाइकिल करके इस जैकेट को बनाया गया है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेंगलुरु में, जो कि जहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक चल रहा है, वहां पे ये जैकेट भेंट की है। और इस जैकेट की अगर हम बात करें तो ऐसी 10 करोड़ रिसाइकिल जो बोतलें हैं उनको रिसाइकिल करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि करीब 10 करोड़ बोतलों को रिसाइकिल किया जाएगा। और इनसे जो जैकेट बनेंगे, जो टी शर्ट बनेंगे, जो कपड़े बनेंगे वो सेना को भी जवानों को दिया जाएगा पहनने के लिए, या जो पेट्रोल पंप के असिस्टेंट है इंडियन ऑयल के उनको दिया जाएगा। और ये जैकेट काफी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो विजन है कि सिंगल यूज प्लास्टिक किस तरीके से खत्म करना है, उसको कहीं ना कहीं देखते हुए इंडियन ऑयल की ओर से ये जैकेट बनाया गया है। और ये जैकेट उसी दिशा में कहीं ना कहीं एक कदम है। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये जैकेट पहना तो ये काफी चर्चा का जो विषय है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। चूंकि इस जैकेट को इंडियन ऑयल ने प्रधानमंत्री को गिफ्ट किया था। तो निश्चित रूप से ये जो जैकेट है वो सिंगल जो यूज प्लास्टिक है उसको खत्म करने के लिए चरणबद्ध तरीके से अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा करेगा। जो एक टेक्नोलॉजी है वो ऐसी भूमिका जो है वो अदा करेगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बोतलों से जो जैकेट बना हुआ था उसको पहनकर संसद भवन पहुंचे हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे भी बोतल थे जो संसद भवन के परिसर में फेंके गए बोतल थे, उनको भी इकट्ठा किया गया था और उसको भी इसमें यूज में लाया गया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन रहा है किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर करना है, किस तरीके से भारत को ग्रीन इंडिया की बात करें उसको उस दिशा में किस तरीके से भारत आगे बढ़े, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो महत्वपूर्ण जो पहल है वो इंडियन ऑयल की है। और प्रधानमंत्री ने आज जो जैकेट पहना है वो काफी महत्वपूर्ण है एक मैसेज देने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। तो रिजर्व बैंक ने फिर झटका दिया है। 0.25% बढ़ा दिया रेपो रेट। तो आरबीआई के ऐलान के बाद महंगी होगी ईएमआई। तो अब एक बार फिर से फ्लैट और गाड़ी खरीदना आपके लिए महंगा हो जाएगा क्योंकि एक बार फिर से रेपो रेट में वृद्धि की गई है। 0.25 की ये वृद्धि है जिससे ईएमआई आपकी महंगी हो जाएगी। आरबीआई के ऐलान के बाद ये ईएमआई महंगी हो जाएगी। तो एक बार फिर से महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ी है। तो अब आपके लिए गाड़ी लेना या फिर घर लेना
महंगा हो जाएगा, इसकी ईएमआई चुकाना थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ने फिर एक बार झटका दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आज है। आज लोकसभा में बोलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज दोपहर करीब 3:30 बजे लोकसभा में बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री का आज लोकसभा में संबोधन है। 3:30 बजे का वक्त है जब लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री। तो किन किन विषयों को लेकर इस दौरान संबोधन करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। विपक्ष पर क्या निशाना साधते हैं और सरकार की किन किन नीतियों का जिक्र करते हैं। तो आज लोकसभा में प्रधानमंत्री का ये संबोधन रहने वाला है। तो लगातार जहां एक तरफ विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। फ्लाईओवर का लोकार्पण कल। अमौसी एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ता है ये फ्लाईओवर। सीएम योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। तो कल फ्लाईओवर का ये लोकार्पण होगा। अमौसी एयरपोर्ट को शहीद पथ से ये जोड़ता है फ्लाईओवर। सीएम योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस फ्लाईओवर का लोकार्पण कल करेंगे। तो अमौसी एयरपोर्ट और शहीद पथ को ये जोड़ता हुआ ये फ्लाईओवर है, जिसका कल लोकार्पण होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद होंगे। तो अमौसी एयरपोर्ट और शहीद पथ को ये जोड़ता हुआ फ्लाईओवर है, जिसका कल लोकार्पण होने जा रहा है। तो फ्लाईओवर का कल ये लोकार्पण होगा, जिसका लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस दौरान तमाम अन्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद भी मौजूद होंगे। इसके अलावा पदाधिकारी भी मौजूद होंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, कल फ्लाईओवर का लोकार्पण होना है, क्या कुछ तैयारियां इसके साथ ही देखिए रक्षा मंत्री मौजूद होंगे इस दौरान? बिल्कुल बात करें तो आज ये फ्लाईओवर है जो सीधे जो एयरपोर्ट से जो शहीद पथ है उसको जोड़ेगा। निश्चित तौर पे इस काफी लंबे समय से मांग हो रही थी कि ऐसा एक फ्लाईओवर बनाया जाए जो ट्रैफिक को, कानपुर रोड पे जो ट्रैफिक होता है उसको कम करे। अमूमन कानपुर के रोड पे जो एयरपोर्ट जाने वाले लोग थे उनको कानपुर रोड होकर जाना पड़ता था, इससे कहीं ना कहीं काफी जाम लगता था और अक्सर लोगों का देखा था कि फ्लाइट जो छूट जाती थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा किया और साथ ही साथ इन्वेस्टर समिट जो होना है उसकी तैयारियां लगभग 2 साल पूरी पहले शुरू हो चुकी थी। तो ऐसे में इन्वेस्टर समिट को देखते हुए भी और वीवीआईपीएस का जो आवागमन होता है उसको देखते हुए ये फ्लाईओवर काफी उपयोगी है। अगर बात करें फ्लाईओवर की तो फ्लाईओवर 137 करोड़ की लागत से 1997 मीटर का ये लंबा फ्लाईओवर है और जो सीधे एयरपोर्ट को शहीद पथ से जोड़ेगा। मान लीजिए जब अगर ये जो इन्वेस्टर समिट होनी है, G20 का कार्यक्रम होना, इस दौरान जो मेहमान आएंगे उनको अब ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, सीधे वो एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंच जाएंगे, जिससे ट्रैफिक की जो है समस्या वो खत्म होगी। क्योंकि लखनऊ के लिए ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है। अमूमन कानपुर रोड पर जहां पर जो रास्ता एयरपोर्ट के लिए जाता है वहां पर अक्सर शाम के समय में भयंकर जाम लगता है। इसके चलते देखा गया था पहले भी कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई थी ट्रैफिक की समस्या को लेकर के। बिल्कुल अब ये कल का लोकार्पण होगा। कल शाम 4:30 बजे के आसपास का लोकार्पण होने की संभावना है। हालांकि आधिकारिक रूप से समय अभी नहीं बताया गया है, लेकिन पूरी भावना कल इसका लोकार्पण होगा। उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद वहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बात करें पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद, वो रहेंगे। जो इस क्षेत्रीय विधायक हैं राजेश्वर सिंह, वो रहेंगे। इसके अलावा तमाम मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम रहने की संभावना। निश्चित तौर पर ये फ्लाईओवर बनने से जो वीवीआईपी लखनऊ आते हैं, चाहे प्रधानमंत्री का दौरा होता है या फिर मुख्यमंत्री खुद। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।
वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग उठ गई है। लखनऊ का नाम लखनपुरी करने की मांग की गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव की मांग है लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद है हरनाथ सिंह, जो लगातार अब लखनऊ का नाम बदलने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ का नाम लखनपुरी किया जाए, इसकी मांग हरनाथ सिंह कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार नाम बदलने की मांग जो है वो अब उठने लगी है। और अधिक जानकारी के साथ लगातार अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, एक के बाद एक जहां जिलों के नाम बदले जा रहे थे, लेकिन अब देखिए किस तरह से लखनऊ का नाम बदलने की भी मांग कर रहे हैं, और मांग ये बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने की है। बिल्कुल बात करें कि अगर पुराने समय की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि लखनऊ जो है इसका नाम लक्ष्मणपुर पहले हुआ करता था, लक्ष्मणपुरी था। लेकिन समय बदला, नाम बदला, लेकिन धीरे धीरे जो पुराने हमारे अस्तित्व थे, पुरानी चीजें थी, उनको वापस पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। चाहे वो प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया, क्योंकि ऐसा माना जाता है पूर्व समय में वहाँ का उसका नाम प्रयागराज ही था, और चाहे फैजाबाद हो उसका अयोध्या किया गया, या फिर मुगल सराय जो जंक्शन था उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया होगा। अब उसके बाद भाजपा सांसद, राष्ट्रीय सांसद, उन्होंने मांग की है कि लखनऊ का नाम भी बदला जाए और जो इसका अस्तित्व है उस नाम से जोड़ा जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान लक्ष्मण जो थे उन्होंने एक अच्छा खासा समय लखनऊ में अपना व्यतीत किया था, और उसी के बाद यहाँ का नाम लक्ष्मणपुरी पड़ा था। निश्चित तौर पर एक बार फिर डिमांड हो रही है, हालांकि जो अब तक उत्तर प्रदेश सरकार का इतिहास रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहचान थी वो शहरों की, उनको वापस करने का काम किया। तो ऐसे में अगर एक बार फिर जो मांग उठी है, सरकार इसको मानती है नहीं मानती, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ये डिमांड सिर्फ एक सांसद की नहीं है, तमाम जो लोग हैं जो भगवान लक्ष्मण को, भगवान राम को मानते हैं, उनका कहना है कि जब हमारा अस्तित्व भगवान लक्ष्मण से जुड़ा है तो नाम दूसरा क्यों, हमारा नाम वही जो प्राचीन नाम रहा उसको क्यों नहीं दिया था। निश्चित तौर पर इससे पहले उदाहरण मिल चुके हैं। प्रयागराज का जब नामकरण हुआ, फिर से अयोध्या का नाम फैजाबाद बदल के अयोध्या किया गया, तो निश्चित तौर पर लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर नाम बदला जा सकता है और इसका लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुरी हो सकता है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत 11 फरवरी को सासाराम आ रहे हैं। सीएम सबसे पहले विक्रमगंज को नुनहर गांव के ग्रामीणों से मुलाकात करेंगे, साथ ही पंचायत स्तर पर चल रही तमाम योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे और कई कार्यक्रमों में भाग भी लेंगे, जिसको लेकर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। जिले के वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी आयोजित की गई है, जिसके बाद पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। मान सिंह और बाबू ये वीर कुंवर सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि है, शेरशाह की धरती है। हमेशा नीतीश कुमार जी जब आए हैं तो दुल्हन की तरह सज के तैयार रहता है उनका स्वागत करने के। इस बार भी पूरे रोहतास में चारों तरफ गेट और बैनरों से दुल्हन की तरह सजा के रोहतास अपनी मिट्टी पर भव्य स्वागत करेगा। बिहार में 1 नंबर रोहतास रहा है, 1 नंबर स्वागत में रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के लीडर हैं, देश के सम्मान नेता में से हैं, और हम लोग के तो भाई सब कुछ वही है। और जब वो आ रहे हैं तो पूरी पार्टी खुश है, पूरी पार्टी जश्न में है, और सब जगह पर गेट, बैनर वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, और मुख्यमंत्री जी को पूरे कार्यकर्ता ताकत से उनका स्वागत करेगा, जोरदार स्वागत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की आगमन 11 तारीख को समाधान यात्रा में कई जगहों पर है, और उसके पार्टी के तरफ से चूँकि सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन आज पार्टी के सभी हम लोग विधायक और जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, अजय जी के, और हम ये सभी माननीय विधायक डॉक्टर अशोक जी, वशिष्ठ जी, नागेंद्र चंद्रवंशी जी, ललन पासवान जी, हम लोग बैठ करके प्रकोष्ठ के भी साथी सब बैठे थे, और किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वागत हो, कैसे हम लोग रिसीव करें, कहाँ पर हम लोगों की बोर्ड, फ्लैग्स, गेट बने, यानी पूरी तरह से इस जिला के आगमन पर उत्साहित होकर के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मान सिंह और बाबू
अब खबर कटिहार से है, जहां श्राद्ध का भोज खाने में सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में चल रहा लोगों का इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है कटिहार। घटना कोढ़ा प्रखंड के शिष्या गांव का ये पूरा मामला है। तो श्राद्ध का खाना खाने से कई लोग बीमार हुए हैं, जो कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम कटिहार पहुंची हुई है। तो घटना कोढ़ा प्रखंड के शिष्या गांव का बताया जा रहा है, जहां श्राद्ध का खाना खाने से सैकड़ों लोग बीमार हुए हैं। कंप्लेन मिला हमारे जैसे चिकित्सा पदाधिकारी को बताया कि यहाँ पर इस तरह का कंप्लेन मिला कि कुछ लोगों को ये इस तरह का मास लेवल का दस्त वगैरह हुआ है। तो इन लोगों का इलाज हम लोग करा, ये हमारे आने के बहुत पहले ये अपना खुद एक्शन ले चुके हैं अपना, और उस पर इन लोग का ट्रीटमेंट चला रहे थे। फिर भी हम यहाँ देखने के लिए आ गए हैं। यहाँ के MOIC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कोढ़ा के ये आकर के ट्रीटमेंट इन लोग का शुरू कर दिए थे। फिर हमने जिला से भी टीम भेजा और हम खुद भी देखने के लिए चले आए हैं। और बाकी किस कारण से हुआ, इस कारणों की जांच होगी। इसकी भी हो सकता है कि कुछ एक तरह का पानी पिए हों सभी लोग, खाना भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इसके बारे में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा सकता है। रात में जो है कि एक भोज हुआ था चावल दाल सब्जी का जी, तो उसी में जो है कि अब क्या हो गया समझ में तो हम लोगों को नहीं आ रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है जी। हाँ। कितने लोग अभी तक इसके शिकार हो चुके हैं? लगभग 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। हाँ। अच्छा, अभी इनको इलाज के लिए कहाँ ये सब करवाया जा रहा है? कहाँ? अभी शिष्या हाई स्कूल के कैंपस में जी जी कैंप लगाया गया है जी, कोढ़ा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। और सारे डॉक्टर और कर्मचारी जितने भी हैं सब अभी यहाँ पर अच्छी देखरेख कर रहे हैं। अब खबर रांची से है, जहां 9 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। तो 9 फरवरी को होगी झारखंड कैबिनेट की ये बैठक। तो सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर, महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। 9 फरवरी को झारखंड कैबिनेट की यह बैठक होगी। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार बगहा पहुंचे, जहां बगहा वासियों को मिली नई सौगात का उन्होंने भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक प्रखंड मुख्यालय को नए आधुनिक भवन में शिफ्ट किया गया। इस दौरान प्रौद्योगिकी एवं सूचना केंद्र का ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने फीता काटकर भव्य शुभारंभ किया, जिसके बाद जिन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए जन जन तक राज्य सरकार के विकास योजनाओं को पहुंचाने की बात कही है। मंत्री ने बताया कि करीब 6 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित भवन में पूरा ब्लॉक शिफ्ट किया जा रहा है। इस दौरान ADM राजीव कुमार के साथ SDM डॉक्टर अनुपमा सिंह और वाल्मीकि नगर के JDU सांसद विधायक के साथ MLC भी मौजूद रहे। पश्चिम चंपारण के बगहा अनुमंडल के बगहा 1 में आज IT भवन का शुभ उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लागत से इस भवन का निर्माण किया गया है। और यहाँ पर जो हमारे सभी कर्मचारी होंगे, ब्लॉक के कर्मचारी होंगे, अंचल के कर्मचारी होंगे, प्रखंड के अधिकारी होंगे, अंचल के अधिकारी होंगे, बाल विकास परियोजना के होंगे, कल्याण विभाग के होंगे, यानी प्रखंड स्तर पर जितने अधिकारी होंगे सभी इसमें बैठेंगे, कर्मचारी। छातापुर प्रखंड के टूटी पंचायत के पूर्वी कोसी मेन केनाल 76 RD के समीप पानी के दबाव कारण ध्वस्त हुए SLR पुल के पास चल रहे बांध मरम्मती कार्य का DM कौशल कुमार ने कार्यस्थल पर पहुंचकर जायजा लिया।
इस दौरान मौके पर त्रिवेणीगंज एसडीएम एसजेड हसन, सिंचाई अंचल सहरसा के अधीक्षण अभियंता श्रीकांत शुक्ल और बीरकपुर सिंचाई प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद ताहिर हुसैन समेत ठूठी के जनप्रतिनिधियों और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यस्थल पर मौजूद इंजीनियर से डीएम में चल रहे बांध मरम्मती कार्य के बारे में बारीकी से जायजा लिया। मेन कैनाल पे 76 आरडी पे ब्रिज का ये स्केप चैनल का टूट गया था, जिससे पानी जो स्केप करके सुरसा नदी में जा रही थी। स्केप चैनल का युद्ध स्तर पर मरम्मती शुरू कर दिया गया है इरिगेशन विभाग के द्वारा। हम समझते हैं कि 4 से 5 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा और परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए भी हम लोग डिजाइन करके एस्टिमेट बना के हम लोग विभाग को भेज देंगे ताकि जल्द से जल्द। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।